गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद की शक्तियों के संदर्भ में पढ़ा। आज हम संसद के दोनों सदनों के विषय में और आज के इस लेक्चर में हम संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के गठन एवं पदाधिकारियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। भारतीय जो व्यवस्थापिका है उसे संसद नाम दिया गया है और संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो हमारे देश में संघात्मक शासन का प्रतीक है। संघात्मक शासन के अंतर्गत द्वितीय सदन आवश्यक होता है क्योंकि जहां पहला सदन या निम्न सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है वहीं द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में भारत में राज्यसभा भी द्वितीय सदन जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के लिए विभिन्न राज्यों में जो सीटों का बंटवारा किया गया है उसका आधार जनसंख्या ही है। इस मामले में जो भारत का उच्च सदन है राज्यसभा वह अमेरिकी द्वितीय सदन सीनेट से भिन्नता रखता है क्योंकि सीनेट में यानी कि अमेरिकी जो व्यवस्थापिका अमेरिकी कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है उसके अंतर्गत जो द्वितीय सदन है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर किया गया है, लेकिन भारत के अंतर्गत समानता के सिद्धांत को न अपनाया जाकर राज्यसभा के लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। यदि इस मामले में आप देखें उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उसे राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे किस प्रकार निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न जो प्रावधान है उनके विषय में बताता है। अनुच्छेद 80(1)(a) तथा अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। इस संदर्भ में हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 80 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं जिनका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से होता है। साथ ही अनुच्छेद 80 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। अतः यदि हम राज्यसभा की सदस्य संख्या का विश्लेषण करेंगे तो राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है या अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 250 है और इसमें 238 जो सदस्य हैं वे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाएंगे और जो 12 सदस्य हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। जो राज्यसभा के सदस्य हैं जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि इनका जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, अर्थात सीधे मतदाताओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। राज्य विधानमंडल जो है यानी कि राज्यों के जो राज्य विधानमंडल हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय और दलों का भी प्रतिनिधित्व हो सके। अतः राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके अंतर्गत उस पर्टिकुलर राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे सम्मिलित होते हैं। दिल्ली व पांडुचेरी ही केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनमें से किसी को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल की। राज्यसभा एक स्थायी सदन है
अर्थात यह कभी भी विघटित नहीं होता है और ये निरंतर कार्य करता रहता है। लेकिन इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं या अपने पद से हटते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्णतया राज्यसभा कभी भी एक साथ विघटित या खाली नहीं होती है। उसके एक निश्चित सदस्य एक समय के पश्चात अवकाश ग्रहण करते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि संविधान के अंतर्गत राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। संसद द्वारा निहित जो भी योग्यताएं समय समय पर तय की जाती हैं उन्हें पूर्ण करता हो और साथ ही जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व पाना चाहता है उस राज्य के संसदीय क्षेत्र का मतदाता हो। अर्थात उस क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें उस राज्य की जो मतदाता सूची है उसमें उनका नाम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के विषय में। जो राज्यसभा के पदाधिकारी हैं उनमें सभापति एवं उपसभापति को हम शामिल करेंगे और हम जानते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत में इस संबंध में अमेरिका के ही सिद्धांत को फॉलो किया गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे, माफ़ कीजिएगा यहाँ राष्ट्रपति लिखा गया है गलती से, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का अर्थ यह होता है कि उपराष्ट्रपति जो सभापति का पद ग्रहण कर रहे हैं वो उन्हें इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं कि बस वह सदन में पीठासीन होते हैं और यही उनके सभापतित्व का अर्थ है। जब सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राज्यसभा में सभापति का पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से या वो अपने पद से त्याग दे देते हैं तो ऐसे में सभापति के जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन उप सभापति द्वारा किया जाता है। या जब जो सभापति हैं अर्थात जो उपराष्ट्रपति हैं जब वे राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो ऐसे में उपसभापति द्वारा सभापति के दायित्व का निर्वहन किया जाता है। एक चीज़ इस संबंध में याद रखें कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वैसे ये होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका निर्वाचन उनके सदन के सदस्य अर्थात लोकसभा के सदस्य अर्थात सांसद करते हैं। जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के उनका निर्वाचन भी सदन के सदस्य मिलकर ही करते हैं, चुनाव उनका। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति पीठासीन पदेन सभापति होते हैं जिनका चयन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है वरन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और चूंकि वे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम बात करते हैं उपसभापति की। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनको जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है और वे अपने पद पर तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक कि राज्यसभा के समस्त सदस्यों द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा उन्हें हटाना दिया जाए। अर्थात जो उपसभापति एवं सभापति एवं उपसभापति हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। तो आज के इस लेक्चर में हमने राज्यसभा के गठन एवं विभिन्न पदाधिकारियों के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो निम्न सदन है उसके विषय में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।